Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. God मेरे हर लिसनर सब्सक्राइबर्स के अच्छे मनोकामना पूर्ण करे और मेरी भी पूर्ण करे। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पहली स्टोरी है बोनीता जी की और दूसरी स्टोरी नीलम की। पहली स्टोरी बोनीता बताती हैं कि वो लोग रौरकेला में ही रहती थी। उनकी एक मासी उनसे कुछ करीब 42 किलोमीटर दूर के रास्ते पे पड़ता था उनका घर। वहाँ पे रहा करती थी। उस जगह का नाम था टाउनशिप। सेल का ही मतलब स्टील प्लांट का ही दोनों तरफ प्लांट हुआ करता था। रौरकेला में मेन था और उनकी मासी जहाँ रहती थी टाउनशिप में, वहाँ पर एक ब्रांच हुआ करता था जहाँ पे उनका मौसा जी जॉब करती थी। टाउनशिप टू रौरकेला आने जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही पेड़ों से भरा हुआ मतलब जंगल टाइप का ही रास्ता था। बहुत ही बड़ा बड़ा जंगल था। बीच में रोड बना हुआ था, बाकी साइड में पूरी तरह जंगल ही भरे हुए थे। उस जंगलों में कहा जाता था वो छोटे छोटे मतलब सियार, छोटे छोटे एनिमल्स मिलते थे, जैसे कि सियार, एनाकोंडास वगैरह भी वहाँ पे मिल जाया करता था। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा में ही, लेकिन मिलता था। काफ़ी तरह के स्नेक्स मिलते थे उस फॉरेस्ट में। बट कोई उस फॉरेस्ट में ज़्यादा घुसता वुसता तो नहीं था। आने जाने वाले मतलब मोटर हुए था वो जाने लोग। लेकिन कभी कभार बाई चांसली अगर किसी का गाड़ी उड़ी ख़राब हो जाता था तो बहुत डरते थे, क्योंकि एकदम बीचों बीच अगर जंगल के बीचों बीच अगर रुक जाए गाड़ी कभी भी, तो वहाँ पर कुछ ये वगैरह भी नहीं होता था। जो गाड़ी का मरम्मती करते कोई गैरेज वगैरह कुछ नहीं मिल पाता था। इसी तरह एक बार हुआ क्या, बोनीता के पापा अपने बाइक में करके अपने साली के घर चले गए थे, यानी कि बोनीता के मासी का घर। बोनीता के मासी का घर पे जाने के बाद उनका जो सब काम था, कुछ देना था उनको, दुर्गा पूजा के कुछ गिफ्ट्स वगैरह पहले देना था बोनीता के मासी को, क्योंकि बोनीता के मासी दूसरे दिन अपने मायके निकल रही थी। इसीलिए उनके मायके का भी कुछ बोनीता की मम्मी ने अपने बहन को भेज दिया कि डायरेक्ट तू जाएगी, मेरे तरफ से दे देना, क्योंकि वो नहीं जा रही थी। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे दोनों ही, और दोनों का हाई क्लास था, इसीलिए वो नहीं जा रही थी। उनका एग्ज़ाम वगैरह पूजा के बाद ही होना था। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें सामान उमान दिया। सुबह निकल गए थे। पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी देर हो गई थी, पहुँच गए थे। फिर दोपहर का लंच वंच किए, थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद शाम का चाय पीकर वो अपना घर के लिए रवाना हो गए। वो ऐसा किया भी करते थे। बोनीता का मम्मी भी जाया करती थी कभी कभार उनके हस्बैंड के साथ। वो लोग भी इसी तरह चले आते थे एक दिन में ही। बोनीता के मासी भी अपने हस्बैंड के साथ आया करती थी 2 बच्चों को लेकर। लेकिन सब कहते थे कि वो जो जंगल है वो थोड़ा सा एक रास्ता, मतलब वो रास्ता का बीचों बीच कुछ ऐसा है कि बहुत जन हॉन्टेड मानते थे। कई लोगों ने कहा है कि वहाँ पर रात को देखा जाता है कि एक औरत अपना बच्चा को लेके खड़ी रहती है और वो आने जाने वाले लोगों को रोकती है लिफ्ट के लिए। जो रोकता है वो अगर पीछे बैठी भी रहती है, आधे रास्ते में वो गायब हो जाती है। ये इंसिडेंट तो बहुत बार मतलब अपनी स्टोरी में यूज़ करते हैं इस तरह कि एक औरत पीछे बैठी हुई है और गायब हो गई है। इस तरह मैंने बहुत बार सुना है। और ये जो रौरकेला का बात है ना फ्रेंड्स, ये बात मैंने भी सुन रखी है, क्योंकि मैं खुद रौरकेला से ही हूँ। और बाय द वे एक ये भी मैंने सुना है पहले, बोनीता का कहने पर नहीं, मैं भी खुद जानती हूँ। उस रास्ते में दो आदमी जो कि अपने एनिमल्स लेकर मतलब चराने जाते हैं, जो जानवर, कई भैंस गाय लेकर वो लोग चराने जा रहे थे। रोज की बात है वो, जो जिस रोज की बात है वो मैं नहीं जानती, बट जो
वो लोग इस तरह एक्सीडेंट होने के बाद जो उनको देखा गया है, ये मैं जानती हूँ, सुन चुकी हूँ। मेरे 2-3 अंकल ने भी हमसे कह चुके हैं। वो लोग भैंस और गाय लेके पूरी तरह रास्ते को कवर्ड करके जाते हैं। अगर जो खड़ा हो जाता है अपना भगवान का नाम लेके, तो बिल्कुल अच्छी तरह अपना घर पहुंच जाता है। अगर जो खड़ा नहीं होता है, उनको पार करके आता है, उनके शरीर में तो धक्कम धक्की कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो लोग एक हेलुसिनेशन जैसे लगते हैं, लाइटिंग जैसे लगते हैं, जैसे आर पार हो गए वह इस तरह लगते हैं। तो उनको पार हो गया, जो भी आया है आज तक वैसा उनसे पार हो के वो जिंदा नहीं बचे हैं। भले ही उन्होंने मतलब तुरंत दम नहीं तोड़ा है, हॉस्पिटल में आकर 2-3 दिन एडमिट रहकर बातचीत भी किए हैं कई जन। एक अंकल थे, वो अंकल तो इसी तरह उनका एक्सीडेंट हो गया था, सीधा पुल से वो नीचे गिर गए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, गांव के लोगों ने देखा था, उनकी टांग टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ, इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हुआ। अंकल ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पार होके आया था। उस अंकल का 3 रोज बाद डेथ हो गया। हर कोई जो भी ऐसे स्टैंड हो जाते थे अपना गॉड का नाम लेके, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई नुकसान नहीं होती थी। लेकिन जो उनसे पार होके आ जाया करता था, उनकी मौत निश्चित होती थी। तो इसी तरह बनीता भी उसी रास्ते का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। उनके फादर अपना निकल गए, चाय हुई पी के शाम के बाद निकलते, वो ऐसे आया भी करते थे, इसलिए उनको कोई घबराहट भी नहीं हो रही थी, आना जाना उनका मामूल का बात होता था। वो आते आते देखते हैं कि उसी जंगल में कई मतलब लोग ढोल बाजा लेकर जा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, बहुत लाइटिंग हो रखा है। तो वो सोचे कि आसपास में अंदर में तो गांव थे, मतलब वहीं का होंगे शायद। तो उन्होंने क्या किया, उनके तरफ ना जाकर वो साइड होकर थोड़े से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो देख रहे हैं कि वो लोग धीरे धीरे, मतलब जो नदी भी भरी हुई थी पूरी तरह उस समय, तो वो लोग धीरे धीरे पुल से नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद बाकायदा वो देख रहे थे उनको, बहुत ही लंबे कद का, और मतलब वो लोग इंसान जैसे नहीं लग रहे थे उनका कद काठी देखकर। चांद की जो रोशनी थी उनसे उनको पता चल रहा था इनका कद कैसा है, क्या है, उनको उतना पता चल रहा था। और बाय द वे उनका गाड़ी का लाइट में भी वो पता कर बैठे थे कि ये क्या है। उनको लग रहा था कि ये इंसान कभी नहीं है। वो खड़े होके अपने बाइक पर ही बैठे रहे, अपना जो जनेऊ होता है उसको हाथ में लिया। लेने के बाद उन्होंने अपना गायत्री मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। फिर उन्होंने देखा वो लोग धीरे धीरे नदी के पास उतर के पूरी तरह नदी के अंदर चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने आँखों से ये सारा मंजर देखा। देखने के बाद वो तो समझ गए कि ये क्या है। वो फिर जब रास्ता खाली हो गया, वो अपना घर चले आए। उस रास्ते को पार करके पूरी तरह वो घर चले आए। घर आने के बाद उनकी तबीयत बहुत जैसे ख़राब होने लगा, उनका सर भारी होने लगा, दर्द होने लगा। तो उनका जो वाइफ थी, वनिता की मम्मी ने कहा शायद तुम दोपहर को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किए हो, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है। तो उनके पापा ने कहा कि मुझे बहुत घबराहट सी भी हो रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुझे थोड़ा सा चाय बना दो, मैं पीकर सो जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वनिता के मम्मी ने कहा कि गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको, तुम चाय पीकर ही निकले थे। तो उन्होंने कहा कुछ बात नहीं होगा, 2 बिस्किट खा लूँगा। उसके मम्मी ने क्या किया, उनको चाय बना दिया और फिर मतलब चाय बनाने वो चली गई किचन में। चाय बना के लाई, जब वो देख रहे हैं कि उनका शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था और वो हिल नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने उन्हें हिलाया मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पूरी बातें बता भी दी थी अपने वाइफ को। फिर इनकी वाइफ बहुत डर गई। डरने के बाद अपने बेटे को बुलाया, उनका बेटा आया, फिर देखा वो डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर ने आके कह दिया कि ही इज़ नो मोर, उनका डेथ हो चुका था।
बट वनिता कहती हैं कि आज तक उनको पता नहीं चला कि उनका डैड का मौत कैसा हुआ था, किस तरह हुआ था। उनकी मॉम कह रही थी कि उनके डैड ने उनको देख लिया था, वो बाराती को, इसीलिए शायद वो जिंदा नहीं बचे। ये सेकंड स्टोरी भी कुछ इसी तरह का है, हमारे साथ शेयर किए हैं जो। ये एक गांव की स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। इनके गांव में उनके दादाजी का एक बगीचा हुआ करता था, बहुत ही बड़ा बगीचा था। उनके दादाजी का घर जहाँ था वहाँ पर उनका वो बगीचा, उनका जो खेत वो नहीं था। उनको खेत और बगीचा में जाने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम देना पड़ता था। करीब करीब चल के जाने के लिए आधा घंटा लग जाया करता था। इसीलिए उनमें से कोई भी पैदल जाना पसंद नहीं करते थे। उनके दादाजी या पापा हमेशा अपना ट्रैक्टर में ही जाया करते थे। एक बार की बात है, इसी तरह उनके दादाजी अपने खेत से रात को लौट रहे थे। लौटते लौटते उन्होंने देखा उनका जो आम का बगीचा था, खेत के मतलब करीब ही था वो आम का बगीचा, और वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा पोखर भी खुदवाया था। उस पोखर को भी बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह दीवार से उन्होंने ढक के रखा था। एक तरफ खुला था जहाँ पे एंट्री लेते हो, बाहर के कोई भी आना जाना करे उनको पसंद नहीं था। वहाँ पर बहुत सुंदर सी सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, वहाँ बैठा जा सकता था। वहाँ पर वो लोग अपना मछली छोड़ते थे, मतलब जैसे कि मछली पालन करते थे एक तरफ से बोला जाए तो उनके जो दादाजी ने देखा कि उनके उसी पोखर के पास कोई बैठा हुआ है। उनको बाकायदा पूरी तरह देखा, क्योंकि उन्होंने पूरी बगीचे में के बाहर वो कांटा तार जो होता है, कांटे से लेकर लगा हुआ वो एल्युमिनियम कुछ तार होते हैं, उसको पूरी तरह लगाए हुए थे। तो उसमें से दिखता था सब कुछ। तो वो खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने उनका जो मेन गेट था उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद वो सीधा वो पोखर के पास चले गए। जाकर वो देखते हैं कि जो भी था वो बैठा हुआ है सीढ़ियों पर, लेकिन उसका हाथ लंबा हो रहा है पोखर के नीचे और मछली निकाल के वो खाए जा रहा है। दादाजी ने थोड़ी सी टाइम ही उसे देखा। दादाजी देखकर समझ गए। दादाजी को कुछ सूझा नहीं। दादाजी पीछे मुड़ के दौड़ के अपने ट्रैक्टर के पास आ गए। आने के बाद दादाजी जैसे मतलब उनका पैर लड़खड़ा रहा था, फिर भी उन्होंने अपना ट्रैक्टर जैसे तैसे चलाकर घर आए। घर आने के बाद वो बेहोश हो गए। वो बेहोश होने के बाद बहुत फिक्रमंद हो गए ये लोग कि क्या हो गया। गांव में जो डॉक्टर थे उन्हीं को बुलाया गया। वो आकर देखे, उनको नब्ज सोप्स, तब तक वो जिंदा ही थे, ठीक ही थे। तो उनको मेडिसिन वगैरह दिया गया, उनको सलाइन वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद वो करीब करीब सुबह 9 के 10 बजे उनको होश आया। होश आने के बाद जब उनको पूछा गया कि उनके साथ हुआ क्या था, तो उन्होंने बाकायदा अपनी आप बीती सारी सुना दिया घर वालों को। बट सुनाने के बाद उनको मतलब बहुत घबराहट सी होने लगी। वो कहने लगे, कांपने लगे और कहने लगे, देखो देखो ये आ गया। दरवाजे के पास खड़ा हुआ है वो काला, वो बहुत ही काला सा है, उसके बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े बाल है, नाखून में मुझे वो नोचने आ रहा है। करीब करीब 3 से 4 दिन दादाजी को ऐसे ही कुछ दिखने लगा। दादाजी वॉशरूम जाते, चीख कर चिल्ला कर बाहर निकल आते। और तब क्या गर्मियों का मौसम था, बाहर सब कोई सोए हुए थे, बट दादाजी और दादी अंदर ही सोए हुए थे क्योंकि दादाजी का तबीयत ठीक नहीं था। दादाजी वहाँ पर भी सोए से उठ गए। उठकर आप दीवार में अपना सर ठोकने लगे और बोलने लगे, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा, देखो देखो ये मुझे देख रहा है, इसके आंखें देखो पूरी काले गड्ढे हैं, इसका आंखें ही नहीं है। इस तरह के दादाजी बोलते थे। उसके बाद सुबह मतलब रात को ये जब घटना हुई वो अंदर ही सोते थे। और सुबह जब उठे सब कोई, दादाजी सो गए सोचे थे, उठे सब कोई, दादाजी को चाय देने के लिए दादी गई तो देखा कि दादाजी का डेथ हो चुका था। लेकिन दादाजी का भी डेथ कैसे हुआ था मतलब किसी को पता नहीं चला। डॉक्टर्सों ने भी मतलब बता नहीं पाए कि इनका डेथ हुआ कैसे था।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी 2 स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हर रोज़ उनके नाम लेती हूँ जो लोग मुझे अपना अपना फीडबैक देते हैं। सबसे पहला फीडबैक कल मेरे को दिए थे एमआर मनीष शैम। एमआर मनीष मुझे सबसे पहले फीडबैक दिए थे, उसके बाद शाम पैदन, उसके बाद जगजीवन जीसस, उसके बाद शुभम शौर्य देव। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे अपना अपना फीडबैक दिया। आप लोगों को भगवान हमेशा रक्षा करे और आपकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके परिवार को सही सलामत रखे। जय श्री राम।